सभी लोग कैसे हैं? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको बताया था हमने, आज की लाइव क्लासेस आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिसमें आपको रिवीजन क्लास मिलेगी यहाँ पे। और हम आज बात करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जो कि आपका टॉपिक चल रहा था। इसमें हम वैसे तो स्टार्टिंग समूह से है, ग्रुप से है, बट हम रिंग से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि अभी क्लासेस में वेक्टर स्पेस बताया जा रहा है। तो वेक्टर स्पेस में जो रिंग है वो काम का है फिलहाल अभी। तो मैं रिंग स्टार्ट करने वाला हूँ आज। रिंग या बलय, रिंग या बलय, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो एक प्रमेय आज देखेंगे अपन रिंग के बारे में। उससे पहले मैं बता दूं कि रिंग क्या है, ठीक है। तो देखिए भाई, पहली बात तो ये बीएससी फाइनल ईयर, मॉडर्न अलजेब्रा या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जो आपका पहला पेपर है, पेपर फर्स्ट, ठीक है। तो पहली जो बुक है आपकी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, उसका ये टॉपिक है रिंग। आई थिंक ये तीसरी यूनिट है शायद आपकी। पहली यूनिट समूह है, सेकंड यूनिट है समाकारिता या होमोमॉर्फिज्म, उसके बाद तीसरी यूनिट है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की रिंग, ठीक है। रिंग तीसरी यूनिट होगी। तो अब देखते हैं इसमें क्या है पर बलय में। देखो भाई, बलय की परिभाषा को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या होता है बीजीय पद्धति। क्योंकि हमने पहले बताया था बीजीय पद्धति, कोई स्पेस बनाने के लिए पहले बीजीय पद्धति बताना होता है। मतलब किसी भी स्पेस को कंप्लीट करने से पहले उसको पहले अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बताना होता है, बीजीय पद्धति बताना होता है। और क्या है ये बीजीय पद्धति? कुछ नहीं है, एक सेट अपन लेते हैं, जैसे ए सेट लिया, ठीक है। और ये सेट कैसा है? अरिक्त है, नॉन एम्प्टी है, अरिक्त है। और एक संक्रिया हमने ली ऑपरेशन। ये ऑपरेशन यदि इस सेट के ऊपर बाइनरी हो जाता है, कैसा हो जाता है? बाइनरी ऑपरेशन। यदि ये ऑपरेशन इस सेट पर बाइनरी हो जाता है, द्विचर संक्रिया हो जाती है। कैसी हो जाती है? द्विचर संक्रिया। यदि ये ऑपरेशन बन जाता है, तब हम इस वाले निकाय को, इस वाले सिस्टम को, इस वाली संरचना को कहते हैं बीजीय पद्धति। क्या कहते हैं? बीजीय पद्धति, ठीक है। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसके बारे में क्यों बताया हमने? क्योंकि बलय या रिंग में भी इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है देखने को। किस संक्रिया के लिए? यहाँ पर संक्रिया जो है वो स्पेसिफिक है, एक विशेष संक्रिया लेते हैं इनमें। तो क्या संक्रिया है देखें एक बार, क्या इसकी परिभाषा है। देखो, सबसे पहले तो आर क्या है यहाँ पे? माना आर एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। माना आर एक अरिक्त समुच्चय है। कैसा है? अरिक्त समुच्चय है, ठीक है। मतलब कम से कम एक एलिमेंट है। यह भी माना कि योज्य मतलब एडिशन व गुणन मतलब मल्टीप्लिकेशन, योज्य व गुणन समुच्चय आर पर परिभाषित द्विचर संक्रियाएं हैं। द्विचर संक्रियाएं हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब भी हम बलय को देखेंगे, उस बलय के केस में जो नॉन एम्प्टी सेट है आर, इस सेट पर दो संक्रियाएं, दो अलग अलग ऑपरेशन, एक का नाम है योज्य, एक का नाम है मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणन। ये दोनों संक्रियाएं परिभाषित हैं। और दोनों कैसी हैं? ये दोनों संक्रियाएं बाइनरी हैं, मतलब द्विचर संक्रियाएं हैं, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या है? यदि आर में से हम कोई दो अवयव निकालेंगे,
सपोज एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, यदि आर में से कोई दो अवयव निकालते हैं, एक का नाम ए, एक का नाम बी, तो उनका जो एडिशन है मतलब योग है वो भी आर में आना चाहिए। इसी तरीके से उनका जो मल्टीप्लिकेशन है मतलब जो गुणन है वो भी आर में आना चाहिए, ठीक है ना। ये मतलब है बाइनरी ऑपरेशन का। वैसे भी मैंने आज एक वीडियो डाली है यूट्यूब पे ही, आप वहां देखना, वहां बताया है, और वहां तो अलग अलग बात की है, इंटरनल की अलग बात की है और एक्सटर्नल की अलग बात की है, ठीक है ना। तो ये वैसे अभी जो संक्रिया है ये इंटरनल की बात कर रही होगी, ये जो मैपिंग होती है वो आर क्रॉस आर से आर में होती है, ठीक है ना, चाहे वो प्लस के लिए हो चाहे वो डॉट के लिए हो, ठीक है ना। आर क्रॉस आर से आर में एक मैपिंग होती है जो कि बाद में हम बताते हैं बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है ना। तो ये वाली बात याद रखें, ठीक है। तो ये हो गया बाइनरी ऑपरेशन, या मैं कहूं कि जो संक्रियाएं हैं वो कैसी हो गई, बाइनरी ऑपरेशंस, द्विचर संक्रियाएं हैं, ठीक है। अब आगे देखें एक बार, तब बीजीय पद्धति, बीजीय पद्धति कौन सी, आर प्लस डॉट। बीजीय पद्धति, मैंने कहा बीजीय पद्धति तभी बनती है जब एक सेट लेते हैं और जो संक्रियाएं अपन यूज कर रहे हैं, यहाँ दो संक्रियाएं लेते हैं प्लस व डॉट, तो इन दोनों संक्रियाओं के लिए समरथ नियम या द्वितीय संक्रियाएं ये हो तभी ये बीजीय पद्धति बनती है, जैसा कि मैंने बताया अभी, ठीक है। तब बीजीय पद्धति आर प्लस डॉट एक वलय कहलाती है यदि, फर्स्ट पॉइंट कब कहलाएगा वलय, ये जो निकाय है ये वलय कब कहलाएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, पहला पॉइंट देखिए कि आर प्लस क्या हो जाए, आवेली समूह, आर प्लस आवेली समूह है, क्या है, आर प्लस आवेली समूह, ठीक है। मतलब ये जो नॉन एम्प्टी सेट हमने लिया है ये योज्य संक्रिया के लिए, किसके लिए, योज्य संक्रिया के लिए क्या बना दे, ये एक समूह बना दे, ठीक है ना। समूह कौन सा, आवेली। आवेली की कितनी प्रॉपर्टी होती है, 5 प्रॉपर्टी होती है, हम जानते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। नंबर 1 क्या होता है, समरथ नियम होता है, जिसमें हम बताते हैं कि प्लस के लिए समरथ नियम लागू हो जाए। कहने का मतलब है a प्लस बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब आर के किसी भी दो एलिमेंट को यदि अपन लेते हैं तो उनका योगफल आर में आना चाहिए, ठीक है। उनका जो योगफल है वो किसमें आना चाहिए, वापस से आर में आना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या है, सहचर नियम, ये भी हम जानते हैं कि योज्य संक्रिया सदैव कैसी होती है, सहचारी होती है, तो कोई दिक्कत है नहीं, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तीसरा पॉइंट है तत्समुख अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। इसमें क्या बताना होता है कि जो तत्समुख अवयव है किस संक्रिया के लिए, प्लस के लिए, ठीक है ना, वो इसमें होना चाहिए। इट मींस वो क्या होता है, हम जानते हैं आइडेंटिटी प्लस के लिए कितना होता है, 0 होता है। तो क्या होता है, देखो लॉ, आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर देन देयर एग्जिस्ट 0, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है, बिलोंग्स टू आर, मतलब आइडेंटिटी आर में होना चाहिए। यदि आइडेंटिटी आर में नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी भाई। आइडेंटिटी आर में होना चाहिए सच दैट, कुछ इस तरीके से आइडेंटिटी होना चाहिए कि क्या हो जाए, आइडेंटिटी लॉ यदि हम ऐड करते हैं तो ए आता है चाहे राइट से चाहे लेफ्ट से, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट एन यूनिक एलिमेंट, कौन सा, ए इनवर्स, और अपने केस में वो कितना होता है, माइनस ए होता है, कितना होता है, माइनस ए। पता है आप लोगों को कि योज्य संक्रिया के लिए जो तत्समुख अवयव है ना वो कितना होता है, प्लस के लिए माइनस ए होता है, कितना होता है, प्लस के लिए माइनस ए, और ये भी किसका एलिमेंट हो, आर का एलिमेंट हो, सच दैट, मैं यहाँ लिखता हूँ उसे, नीचे की लाइन से देखो, यहाँ से a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए, ठीक है। तो ये हो गया आइडेंटिटी लॉ, इनवर्स लॉ हो गया, ठीक है। ये कौन सा लॉ है, इनवर्स लॉ, प्रतिलोम नियम है। ये हो गया आइडेंटिटी लॉ, ठीक है, तत्समक नियम। ये सहचर नियम हो गया, एसोसिएटिव हो गया, ये समरथ हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। तो 5 नियम ही हो गया, 4 नियम ही हो गए, क्योंकि आवेली की बात की है तो फिर प्रॉपर्टी क्या आएगी, क्रम विनिमय नियम। और प्लस के लिए सिंपल है, a प्लस बी किसके इक्वल हो जाए, b प्लस ए के, जो कि सामान्यतः प्रत्येक केस में होगा ही होगा, ठीक है। a कोमा b बिलोंग्स टू r। तो एक तो ये वाली परिभाषा है कि r प्लस क्या हो जाए, आवेली हो जाए, क्या हो जाए, आवेली हो जाए, ठीक है। अगला क्या है देखना, इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है इसी परिभाषा में, अभी परिभाषा आती हुई है कि r डॉट ये क्या हो जाए, सेमी समूह,
सेमी समूह, ठीक है, ये सेमी समूह हो जाए, सेमी ग्रुप हो जाए। समझ में आगे बात, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सेमी समूह में क्या बताना होता है, देखो सेमी समूह में बेटा हमको दो चीज बतानी होती है कि डॉट के लिए, क्योंकि बीजे पद्धति तो है ही है, तो डॉट के लिए तो समृद्ध नियम लागू होगा ही होगा, ये हम जानते हैं क्योंकि बीजे पद्धति है। तो सेमी में बताते हैं हम स से सेमी, आप ऐसे याद कीजिए, स से सेमी और स से साहचर्य नियम, इसमें सहचारी नियम भी लग जाता है डॉट के लिए। तो मैं दोनों लिखता हूं यहाँ पे एक बार, एक तो लगेगा समृद्ध नियम, ठीक है, और सेकंड क्या लग जाएगा, साहचर्य नियम। ये तो मैंने ऊपर लिख दिया साहचर्य नियम, ये तो हो गया साहचर्य नियम, यहाँ लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। और सेकंड क्या हो गया, सेकंड हो जाएगा समृद्ध नियम, मतलब A into B belongs to R for all A, B belongs to R, या इसको सिंपल लिख दो A डॉट B। किन्हीं भी R के दो एलिमेंट्स के लिए उनका प्रोडक्ट भी R में होना चाहिए, उनका सम भी R में होना चाहिए, ठीक है। तो सम की बात हमने की थी आवेली समूह में, डॉट की बात मतलब मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं हम सेमी समूह में। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसके बाद अगला है बंटन नियम, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटन नियम, बंटन नियम, ठीक है। ये क्या है, क्या होता है इस नियम में भाई, देखो दो होते हैं A डॉट बी प्लस सी, क्या मतलब है इसका, A डॉट बी A डॉट सी, इसको बोलते हैं गुणन की योज्य प्रबंटनता। क्या कहते हैं अपन, यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं वो गुणन की योज्य प्रबंटनता से मतलब होता है। कहने का मतलब है कि गुणन बटेगा दो भागों में, आप देख सकते हो दो भागों में कौन बट गया, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। सेकंड क्या है, B प्लस सी डॉट ए, ये कितना होता है, B डॉट ए प्लस सी डॉट ए, ठीक है, B डॉट ए प्लस सी डॉट ए। तो ये बंटन नियम हो गया। तो क्या बताया मैंने आपको, नंबर वन क्या है, आवेली समूह, ठीक है, आर प्लस क्या होता है, आवेली समूह होता है। सेकंड क्या है, सेकंड है सेमी समूह। आवेली में 5 नियम होते हैं, सेमी में 2 नियम होते हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। सेमी समूह हमने समूह में भी अध्ययन किया था इसका, कि सेमी समूह क्या होता है, लूप क्या होता है, मोनोइड क्या होता है, ठीक है, बाद में फिर समूह बनता है, ठीक है। तो वहां आप देखना, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। सेमी समूह में 2 नियम हो गए, कौन कौन से, मल्टीप्लिकेशन के लिए समृद्ध नियम हो गया, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। सेकंड क्या है, साहचर्य नियम हो गया, एसोसिएटिव हो गया, ठीक है। मैंने इनको बदल के लिख दिया है, पहले ये लिख दिया बाद में ये लिख दिया। अगला क्या है, बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें क्या होता है, 2 नियम आएंगे आपके, A डॉट बी प्लस सी वाला आएगा, A डॉट बी प्लस A डॉट सी, एक आएगा B प्लस सी डॉट A, राइट और लेफ्ट, ठीक है ना। इस तरीके के नियम यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो जब ये नियम लागू हो जाए, मतलब ये सभी एग्जाम्स यदि उस बीजीय पद्धति में लग जाते हैं, तो ये जो बीजीय पद्धति जिसकी हम बात कर रहे थे R प्लस डॉट, ये क्या बन जाती है, बलय बन जाती है। समझ में आ गई बात, क्या बन जाती है भाई, बलय बन जाती है। बलय कब बनेगी, जब ये सभी नियम इसमें लग जाएंगे, कौन कौन से, आवेली, सेमी और बंटन नियम, ठीक है। किस में लग जाएंगे, बीजीय पद्धति में। और ये बीजीय पद्धति खुद में 2 ऑपरेशन लेके बैठा है, प्लस एंड डॉट, ठीक है, प्लस एंड डॉट, सबके समझ में आ गया। अब मैं एक प्रमेय आपको बताने वाला हूं, ठीक है, और वो प्रमेय राजस्थान में पूछी गई है काफी टाइम। देखिए प्रमेय नंबर 7, ठीक है, और ये प्रमेय राजस्थान यूनिवर्सिटी 1, 5, 14 और 17, ठीक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में ये प्रमेय पूछी गई है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब राजस्थान में पूछी गई है तो ब्रज में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। प्रमेय क्या है, प्रमेय लिख देता हूं, देखिए, सिद्ध कीजिए कि
सिद्ध कीजिए कि शून्य के भाजकों से रहित, शून्य के भाजकों से रहित परिमित क्रम विनिमय वलय, परिमित क्रम विनिमय वलय एक क्षेत्र होती है। ठीक है, हमको ये बताना है कि कोई वलय है, वलय कैसी है, शून्य के भाजकों से रहित, उसमें शून्य के भाजक होते हैं, ठीक है ना, शून्य के भाजकों से रहित, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, कोई वलय है, बताऊंगा क्या होते हैं अभी, ठीक है, से रहित परिमित क्रम विनिमय वलय, वलय परिमित भी है, मतलब जो एलिमेंट है वो कैसे हैं, फाइनाइट है वलय के अंदर, इनफाइनाइट वलय वाला एग्जांपल नहीं है, फाइनाइट वाला एग्जांपल लेके चल रहे हैं। परिमित क्रम विनिमय, वलय क्रम विनिमय भी है, ये बताएंगे अभी कौन सी वलय क्रम विनिमय होती है, ठीक है। तो ये वलय एक फील्ड होता है, क्या होता है, एक क्षेत्र होता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, क्या होता है, उससे पहले हम इसमें जो 3 कीवर्ड्स जो आए हैं, जो 3 अलग अलग कीवर्ड आए हैं उनको समझ लेते हैं। पहला कीवर्ड क्या है, पहला जो शब्द आया है वो आया है शून्य भाजक, शून्य के भाजक रहित, ठीक है। दूसरा आया है परिमित, तीसरा आया है क्रम विनिमय, ठीक है, और कहें चौथा भी आया है फील्ड। तो इन सबको अपन समझ लेते हैं क्या है, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया अभी कि वलय की परिभाषा में आपने देखा कि वलय कैसी है, वलय में क्या होता है, एक बीजीय पद्धति होती है, एक स्पेस बनाते हैं अपन, उससे पहले एक पद्धति लेते हैं, मतलब एक निकाय लेके चलते हैं, उस निकाय को हमें बाद में वलय बताना होता है। उस निकाय में कितने ऑपरेशन है, कुल मिला के 2 ऑपरेशन है, एक तो है प्लस, एक है डॉट, ठीक है, एक है एडिशन, एक है मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन के लिए यदि आवेली हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है आवेली, और उसके लिए क्या हो जाए, सेमी हो जाए, किसके लिए, डॉट के लिए, बाद में बंटन नियम लग जाए, तब वो वलय बन जाता है। लेकिन ध्यान देना, यदि वलय में गुणन संक्रिया के लिए, किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए, गुणन संक्रिया के लिए क्रम विनिमय नियम लागू हो जाए, कौन सा नियम, क्रम विनिमय नियम लागू हो जाए, किस संक्रिया के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब ध्यान देना कि वलय में पहले से ही एक क्रम विनिमय नियम है, वलय में पहले से ही क्या है, क्रम विनिमय नियम है, लेकिन वो किस संक्रिया के लिए है, वो है प्लस संक्रिया के लिए। क्यों, क्योंकि आवेली है प्लस के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, जब वलय में क्रम विनिमय की जब हम बात करेंगे तो प्लस के लिए बात तो होगी नहीं, किसके लिए होगी, मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है, डॉट के लिए होगी, ठीक है, गुणन के लिए होगी। तो क्या होता है गुणन के लिए, क्रम विनिमय नियम a into b is equal to b into a, ठीक है, फॉर ऑल a, b belongs to r। तो ये जो नियम है क्या है, क्रम विनिमय नियम, किस संक्रिया के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी वलय में क्रम विनिमय नियम की बात होगी तो किसकी बात करेगा, हमेशा मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि प्लस के लिए आवेली तो वैसे ही होता है, तो वहां तो हो गई कॉमन सेंस वाली बात, ठीक है। तो एक तो ये हो गया क्रम विनिमय नियम। आगे शून्य के भाजकों से रहित, और उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये फील्ड क्या होता है, और इससे भी पहले मैं आपको बताऊंगा एक वलय और होती है, कौन सी वाली, एक वलय और पाई जाती है, इकाई सहित वलय, कौन सी, इकाई सहित वलय, रिंग विद यूनिटी, ठीक है, इकाई सहित वलय, या ऐसे तत्समकीय वलय भी कहते हैं, ठीक है, तत्समकीय वलय, ठीक है। अब ये वलय है क्या, देखो नाम से तो स्पष्ट है, तत्समकीय वलय। अब मैं इसको छुपाता हूँ अभी फिलहाल, अब देखना मत, यहाँ पे लिखा है यूनिटी, छुपा दिया मैंने इसे, अभी बता के छुपा दिया, कोई बात नहीं। तत्समकीय वलय का मतलब क्या है, ऐसी वलय, नाम से स्पष्ट है कि तत्समक नियम लागू हो जाए। अब आप कहोगे तत्समक नियम तो लगता ही है पहले से इसमें, हाँ लगता है, मुझे पता है, लेकिन तत्समक नियम जो लगता है वो लगता है प्लस संक्रिया के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस के लिए वलय में तत्समक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, वो कितना होता है, 0 होता है। लेकिन जब अलग से तत्समक वलय की बात कर रहे हैं, मतलब वलय तो वो है ही पहले से ही, वलय के आगे लगा हुआ है तत्समकीय, तो वलय में तो तत्समक पहले से ही होता है। तब अब ये जिस तत्समक की बात कर रहा है वो बात कर रहा है मल्टीप्लिकेशन के लिए, और वो कितना होता है, 1। तो 1 एलिमेंट वी आर में होना चाहिए, कौन सा,
1। तो तत्समकी वलय का मतलब है रिंग विद यूनिटी, तो इसमें 1 एलिमेंट भी आता है। यूनिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1, इकाई अवयव, ठीक है ना? कैसा अवयव? इकाई अवयव। तो इकाई अवयव भी विद्यमान होना चाहिए, ठीक है? सबके समझ में आ गया होगा कौन सा एलिमेंट? इकाई अवयव इसमें विद्यमान होना चाहिए, ठीक है ना? तो ये चीज हो गई। इसके बाद हम देखते हैं, सब बच्चे आ चुके हैं, तो देखें एक बार क्रममिन में वलय हो गया, ये अलग से मैंने बता दिया क्योंकि मुझे अपने आप फील्ड बताना है, तो ये हो गया। अब देखना एक बार कि फील्ड क्या है फिर, है ना? क्या परिभाषा है फील्ड की, देखना भाई कि फील्ड क्या होता है, क्षेत्र क्या होता है। ध्यान से देखना बेटा, क्षेत्र को समझने से पहले हमको वलय लेना होता है। क्या लेना होता है? वलय, ठीक है? वलय हमने ले लिया। अब इसके बाद कौन सी वलय फील्ड बनाएगी, कौन सा क्षेत्र कौन सी रिंग फील्ड बनाएगा या क्षेत्र बनाएगा? ध्यान देना एक बार। नंबर 1, वलय कैसी हो? कम्यूटेटिव हो। कैसी वलय हो? कम्यूटेटिव। वलय कैसी हो? कम्यूटेटिव, मतलब क्रम विनिमय वलय हो। कैसी वलय हो? क्रम विनिमय वलय, ठीक है? सेकंड क्या है? रिंग विद यूनिटी हो। रिंग विद यूनिटी, इसका मीनिंग क्या है? इकाई सहित वलय, ठीक है? या हम कहें अभी तत्समकी वलय, एक ही बात है। तो इकाई सहित वलय, ठीक है? मतलब उसमें इकाई अवयव, दैट इज इसका मीनिंग क्या होगा बेटा कि इकाई अवयव विद्यमान होना चाहिए। तीसरा, ये जो पॉइंट है ये भाई समझने वाला पॉइंट भी है, याद करने वाला पॉइंट भी है। तो याद करने वाले ये पॉइंट भी है, बट ये क्या बच्चे अक्सर भूल जाते हैं कि ये पॉइंट क्या है। इसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं, वो क्या है मैं आपको बता दूं पहले कि इसमें होगा क्या कि वलय में जितने भी अवयव हैं, सुनना ध्यान से, वलय में जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी, लेकिन शून्य को नहीं लेना। किसको नहीं लेना? शून्य को नहीं लेना, अशून्य अवयव लेने हैं। जितने भी एलिमेंट हैं वो सब कैसे हैं? अशून्य, नॉन जीरो। जितने भी अशून्य अवयव हैं, ठीक है ना? फॉर ऑल 0 इज नॉट इक्वल टू a, जितने भी अशून्य अवयव हैं किसमें? वलय में, उन सभी के लिए उनका जो इनवर्स एलिमेंट है, मतलब 1/a, किस संक्रिया के लिए होता है 1/? किस संक्रिया के लिए होता है 1/? मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो उनका जो इनवर्स एलिमेंट है वो भी R में विद्यमान होना चाहिए, ठीक है? तो ये वाली बात आप याद रखें, शून्य का लेना नहीं है क्योंकि होता ही नहीं है शून्य का। बात समझ में आ गई क्या? 0 का कितना होगा? 1/0 होगा, जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है? ये देखो, ये हो गया। तो क्या बताया? कब बनेगा भाई फील्ड? जब वलय कैसी हो? कम्यूटेटिव हो, रिंग विद यूनिटी हो, और क्या हो? तत्समक अवयव विद्यमान हो। तो ये हो गया फील्ड, ठीक है? तो फील्ड को दिखाने के लिए हमको वलय दिखानी है क्रमविन में, इकाई सहित, और ये दिखाना है। इसके बाद हम बात करते हैं शून्य भाजक रहित। शून्य के भाजकों से रहित वलय कौन सी होती है और सहित वलय कौन सी होती है? बड़ा आसान है, देखो ध्यान से। कोई वलय आपको रखी है, कोई रिंग आपको दी है, ये रिंग शून्य भाजक रहित कब होगी? शून्य भाजक रहित कब होगी? जब a इंटू बी 0 होने पर, a और b का प्रोडक्ट शून्य होने पर, a और b का गुणनफल शून्य होने पर, या तो a 0 हो जाए या b क्या हो जाए? शून्य हो जाए। आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि यदि a डॉट b की वैल्यू 0 है तो इनमें से कम कोई एक शून्य होना चाहिए। फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू R। ये सभी एलिमेंट्स पे लागू होता है, चाहे वो एलिमेंट समान हो चाहे असमान हो, ठीक है? सभी पे ये बात लागू होती है कि यदि दो अवयव हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाए? शून्य हो जाए। शून्य है तो उनमें से या तो a शून्य होगा या b शून्य होगा, ठीक है? तो ये हो गई शून्य भाजक रहित वलय, ठीक है? सहित वलय क्या है?
शून्य भाजक सहित बल। ये एक ऐसी बल है जो लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, बट है। कौन सी बल है? शून्य भाजक सहित बल है कि यदि a इज नॉट इक्वल टू 0, यदि a अशून्य है, b भी अशून्य है, दोनों अशून्य है, तो a डॉट b ये क्या हो जाए? शून्य हो जाए। मतलब a अशून्य है, b अशून्य है, और a डॉट b क्या हो जाए? शून्य हो जाए। तो ऐसी बल क्या होगी? शून्य भाजक सहित बल होगी। कैसी बल होगी? शून्य भाजक सहित बल होगी। तो बड़ी अजीब बात है कि दोनों अवयव अशून्य हैं, दोनों नॉन जीरो हैं, दोनों शून्य अवयव के इक्वल नहीं है, तो उनका प्रोडक्ट शून्य कैसे हो सकता है? तो इसके लिए कई एग्जाम्पल हैं, मैं बताऊंगा बाद में आपको। वैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, Z4 + 4 डॉट 4 वाले एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, दो अशून्य है, पुनः दो अशून्य है, ये A ले लिया, ये B ले लिया, तो A इंटू B ये कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पे जो संक्रिया है वो है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा वो आप लोग एक बार मैंने आपको बताऊंगा, मॉड्यूलो वाले में लेके चलेंगे अपन इनके एग्जांपल केस में। फिलहाल अपन ये प्रमेय को देखने वाले हैं अभी, तो मैं ज़्यादा डीप में जाने वाला नहीं हूँ, ठीक है? बाकी बहुत से एग्जाम्पल है, मैट्रिक्स वाला एग्जाम्पल भी इसमें आता है जिसमें दो नॉन जीरो एलिमेंट लेते हैं, उसके बाद जो एलिमेंट का जो उनका प्रोडक्ट निकल के आता है वो शून्य निकल के आता है, ठीक है? तो वो अलग बात है, देखेंगे बाद में अपन, ठीक है? शून्य भाजक सहित हो गई और रहित हो गई, ठीक है ना? तो ये वाली बात। अब आगे देखना एक बार प्रमेय कैसे प्रूफ करनी है भाई, ये प्रमेय कैसे प्रूफ करनी है वो देख लेते हैं एक बार। देखो, बले आपको दी है शून्य के भाजकों से रहित, ठीक है, परिमित और क्रमित में। तो मान के चलते, माना r प्लस डॉट, माना r प्लस डॉट एक परिमित क्रमित में व शून्य के भाजकों से रहित, शून्य के भाजक रहित या शून्य के भाजकों से रहित वलय है, ठीक है? वलय कैसी है? फाइनाइट, कम्यूटेटिव एंड रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, ठीक है? रिंग विद नहीं है, रिंग विदाउट है, ठीक है? अब आगे देखो, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि r प्लस डॉट एक क्षेत्र है, ठीक है? मतलब जो वलय है वो क्या बनाती है? एक फील्ड बनाती है, ये हमें प्रूफ करना है। और फील्ड के लिए आपको पता है कि वलय कैसी होनी चाहिए? कम्यूटेटिव, रिंग विद यूनिटी, और प्रत्येक अशून्य अवयव का 1/, मतलब उनका गुणात्मक प्रतिलोम उसमें विद्यमान होना चाहिए, ठीक है? तो देखिए ध्यान से, इसके लिए हमें दिखाना होगा, इसके लिए हमें दिखाना होगा, फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे, आर क्रमित में तो पहले से ही है। अच्छा सुनो मेरी बात, फील्ड में तीन बात होती है, रिंग विद यूनिटी, क्रमित में, और प्रत्येक अशून्य अवयव का प्रतिलोम अवयव, ठीक है? क्रमित में आपको पहले से दिया है कि वलय कैसी है क्रमित में, तो ये तो दिखाएंगे नहीं अपन, वो दिया रखा है पहले से ही। तो क्या दिखाएंगे हम फील्ड प्रूफ करने के लिए कि आर क्या हो जाए? इकाई सहित वलय हो, इकाई सहित वलय हो, आर क्या हो जाए? इकाई सहित वलय हो। सेकंड पॉइंट क्या है, क्या दिखाना है कि आर के प्रत्येक अशून्य अवयव का प्रतिलोम आर में विद्यमान हो, ठीक है? मैंने बताया आपको भी कि जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है सबका इनवर्स एलिमेंट किस संक्रिया के लिए, या लिख देते गुणात्मक प्रतिलोम, कौन सा?
गुणात्मक प्रतिलोम R में विद्यमान होना चाहिए या हो। ठीक है, सबके समझ में आ गया। तो ये यहां तक हमने क्या दिया है और क्या हमें प्रूफ करना है। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं और देखते हैं एक बार कैसे प्रूफ करना है। तो पहली बात जो दिया है उससे चलेंगे अपन। वलय कैसी है, फाइनाइट है, तो कुछ एलिमेंट लेते हैं जो फाइनाइट हो। ठीक है, तो माना R इज इक्वल टू A1 A2 A3 AN। ठीक है, परिमित वलय है, ये तो पहली मान लिया। वलय कैसी, फाइनाइट है, तो R में हमने एलिमेंट मान लिए N। परिमित वलय है जिसमें N अवयव है, जिसमें कितने अवयव है, जिसमें N अवयव है। सबके समझ में आ गया होगा। परिभाषा यदि पता है, यदि परिभाषा आती है सब चीज की, फाइनाइट, इनफाइनाइट, कम्यूटेटिव, रिंग विद यूनिटी, ये वो, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपकी जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है उसको आप जेब्रा से बांध सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लगता है इतना टफ है, पर टफ कुछ भी नहीं है, सिर्फ परिभाषाओं का खेल होता है। यहाँ पे परिभाषाएं सबको आती है तो प्रमेय में कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती। अगेन R में कितने एलिमेंट माने हमने, N अवयव। ठीक है, क्योंकि सभी अलग अलग अवयव होंगे, क्योंकि हम जानते हैं समुच्चय में एलिमेंट अलग अलग ही होते हैं। N अवयव है। ठीक है, यह भी माना X belongs to R, X belongs to R, या मैं ये लिखूं X R का स्वेच्छ अशून्य अवयव है। अच्छा, ये अवयव क्यों माना है भाई, ध्यान देना। हमको बताना है फील्ड, और फील्ड के लिए हमको अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम बताना होगा। और प्रतिलोम बताने के लिए हमको कोई ना कोई अवयव लेना होगा ही ना होगा। कैसा अवयव होगा, ये अशून्य होगा, क्योंकि प्रत्येक का बताना होता है, सभी एलिमेंट का। अब हमें नहीं पता कितने एलिमेंट हैं तो फाइनाइट ही, तो सबका नहीं बता सकते ना अपन प्रमेय के लिए। तो कैसा अवयव लेते हैं अपन, स्वेच्छ अवयव। कैसा, स्वेच्छ, क्या बोलते हैं इसको, इसमें आर्बिट्रेरी बोलते हैं। ठीक है, तो हमको आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेना है, मतलब स्वेच्छ अवयव लेना है, किसमें, R में, और वो अवयव कैसा होना चाहिए, अशून्य। ठीक है, क्यों, मैं आगे बता दूंगा अभी अच्छे से। अभी फिलहाल आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे अवयव ले लिया हमने। अब वलय की परिभाषा से, वलय की परिभाषा से अब मुझे आप ये बताएं कि यदि X R का अवयव है तो X इन्हीं में से कोई ना कोई होगा। X यदि R का अवयव है तो X या तो A1 हो सकता है, या A2 हो सकता है, या AN हो सकता है, हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, बट जो भी है वो अशून्य है। ठीक है, अब आप ध्यान देना, यदि X R का अवयव है, और ध्यान दो A1 भी किसका है, R का अवयव है। ठीक है, तो A1 को यदि हम X से करें मल्टीप्लाई, A1 R का है और X भी R का है, तो A1 इंटू X किसका होगा, A1 इंटू X भी किसका होगा, वलय R का होगा। क्यों होगा, अगेन वलय की परिभाषा से, क्योंकि हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन हो चाहे एडिशन हो, दोनों संक्रिया कैसी हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करती हैं, मतलब समृद्ध नियम को फॉलो करती हैं। ठीक है, यदि दो अवयव R के हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका सम किस में आएगा, R में आएगा, तो ये भी R में आ जाएगा। अच्छा, A2 डॉट X ये भी किस में आएगा, R में आएगा। A2 इंटू एक्स कॉमा लगा दिया, A3 इंटू एक्स ये भी किस में आएगा, ये भी R में आएगा। ऐसे ही हम यदि AN इंटू एक्स ये करें तो ये किस में आएगा, ये भी R में आएगा। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट हैं उनको किया है X से मल्टीप्लाई, तो किस में आएंगे, सभी R में आएंगे। ठीक है, हाँ ये कंफर्म है कि इनमें से कोई ना कोई एक X भी होगा जिसका इसी X के साथ क्या हुआ होगा, मल्टीप्लाई हुआ होगा। अब कोई भी हो सकता है वो, तो x कितना आएगा, ये भी R में आएगा। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट है सब किस में आ गए, R में आ गए। किससे आ गए, वलय की परिभाषा से, बाय द डेफिनेशन ऑफ रिंग। ठीक है ना, अब ध्यान देना, देखो A1 डॉट एक्स, A2 डॉट एक्स, ये एलिमेंट जो निकले हैं ये कैसे बने हैं, हमने क्या किया, A1 A2 A3 AN में x आ गया मल्टीप्लाई, तो ये एलिमेंट आ गए। अब ध्यान देना, हमें अभी ये नहीं पता कि ये एलिमेंट सभी अलग अलग हैं या कुछ इसमें से समान बन जाएंगे, ये हमें अभी नहीं पता,
क्योंकि हमने तो अपने मन से बनाए हैं ये एलिमेंट। जब तक ये कंफर्म ना हो जाए कि दो एलिमेंट समान नहीं है तब तक हम इनको अलग अलग नहीं मान सकते। फिलहाल ये चेक करना है कि अवयव सभी अलग अलग हैं या समान है, कुछ मतलब एक या दो समान भी आ रहे हैं या अलग अलग आ रहे हैं सब। तो इसको चेक करने के लिए अपन करते क्या है, देखो ध्यान से, कि संभव हो तो माना इफ पॉसिबल, हम ये मान के चलते हैं, माना कि कोई दो एलिमेंट क्या है, समान है। मतलब हम ये चेक करना चाहते हैं समान है या असमान है, तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई कोई दो समान है, अपने मन से मान लेते हैं। या तो इन दोनों को समान मान लो, या इन दोनों को समान मान लो, या इन दोनों को समान मान लो। यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट होगा, कोई सा भी एलिमेंट समान मान के चलते हैं दो एलिमेंट को। तो सपोज एक एलिमेंट है ए आई, कोई आई वाला ले लिया मैंने, ए आई इंटू एक्स, और कोई दूसरा एलिमेंट जो इनमें से है कोई ना कोई दूसरा, वो सपोज ए जे इंटू एक्स, ठीक है। अब ये हो सकता है ये वाला ए टू एक्स हो, मतलब आई का मान 2 हो सकता है ए जे इंटू एक्स वाला ए 3x हो, या जे का मान 3 हो, ठीक है ना। तो आप ये देख सकते हैं कि जो आई और जे होगा वो तो अलग अलग ही होंगे। यदि इन दोनों की बात करें तो आई का मान 2 है, जे का मान 3 है। यदि इन दोनों की बात की जाए तो आई का मान 2 है, जे का मान कितना है, 4 है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कोई से एलिमेंट को आप समान मान के चलते हो तो आई और जे तो अलग अलग ही होंगे। ये इंडेक्स है, ठीक है ना। क्या है, इंडेक्स। आई की वैल्यू 1 से n तक है, जे की वैल्यू 1 से n तक है, तो कोई सा भी ले सकते हैं। तो हमने कोई दो क्या माने, समान माने हैं। अब देखो यहाँ ध्यान से कि यदि ये दोनों इक्वल है तो क्या होगा, देखना एक बार। तो ए आई डॉट एक्स माइनस ए जे डॉट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये। वैसे क्या करते हैं इसमें अपन, इसमें होता क्या है, माइनस ए जे डॉट एक्स से दोनों पक्षों में, लेफ्ट में भी राइट में भी, किससे, माइनस ए जे डॉट एक्स से पोस्ट ऑपरेशन, कौन सा होता है, पोस्ट ऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला तो शून्य हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ए जे डॉट एक्स और माइनस ए जे डॉट एक्स, तो एक एलिमेंट उसका इनवर्स एलिमेंट, तो वो शून्य आ जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाता है। तो मैंने वो लिखा नहीं है, सिंपल सीधे ही ऐसे लिख दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या लगा दिया, देखो इसको अपन लिख सकते हैं ए आई डॉट एक्स प्लस माइनस ए जे डॉट एक्स इज इक्वल टू 0, और यहाँ बंटन नियम लगा दिया, ठीक है। क्या लगा दिया, बंटन नियम लगा दिया, ठीक है। आप जानते हैं बंटन नियम कौन कौन से होते हैं, ए डॉट बी प्लस सी कितना होता है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, और एक बी प्लस सी डॉट ए होता है बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। तो हमने ये वाला बंटन नियम यहाँ लगाया है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो ये रिवर्स में हमने लगाया है, यहाँ से ऐसे लगाया है, ठीक है। ये क्या है, रिवर्स प्रोसेस है, किसका, बंटन नियम का। अब यहाँ कितना आ जाएगा, देखो ए आई माइनस भरा जाएगा माइनस ए जे डॉट एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो हुआ क्या, हमने दो एलिमेंट समान लिए ये चेक करने के लिए कि सभी एलिमेंट समान है या असमान है। तो हमने माना संभव हो तो ऐसा है कि दो समान हो गए, तो समान होते ही ऐसा कुछ निकल के आता है, ऐसा कोई स्टेटमेंट निकल के आता है। अब ये स्टेटमेंट क्या कहता है वो देखना एक बार, क्या मीनिंग है इसका। देखो यहाँ पे देखो, एक ये वाला एलिमेंट है, एक ये वाला एलिमेंट है, ठीक है। दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट, दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट मतलब गुणनफल किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यदि वलय के कोई दो एलिमेंट हैं, अच्छा देखो x भी वलय का है, वलय क्या है r, ठीक है। x भी किसका है, वलय का है, देखो यहाँ लिखा है हमने x किसका है, वलय का है। अच्छा ai a2 a3 an ये भी किसके, ये भी वलय के हैं, ठीक है। तो देखना भाई एक बार, जितने भी ए आई ए जे है ये भी x के होंगे, तो ए आई और ए जे यदि x के हैं तो ए आई माइनस ए जे भी किसका होगा, x का होगा। देखो ध्यान से, ए आई आर का है, ए जे आर का है, ठीक है, ए आई आर का है और ए जे आर का है, तो इसका प्लस संक्रिया के लिए जो प्रतिलोम होता है वो माइनस ए जे होता है, ये भी किसका होगा, आर का ही होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आर प्लस क्या होता है, अबेलियन, क्या होता है, अबेलियन
ग्रुप होता है। और उस केस में जो चौथी प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी होती है, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। और उसमें हम बताते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट का माइनस एलिमेंट भी, मतलब उसका नेगेटिव एलिमेंट भी उसमें होता है सेट में, ठीक है। तो AI हो गया, माइनस AJ हो गया। अब लगा लो समृद्ध नियम, क्या लगा दो, समृद्ध नियम, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो AI प्लस माइनस AJ ये किस में होगा, ये अगेन R में होगा, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये R का हो गया। तो ये वाला अवयव बलेगा, ये वाला अवयव बलेगा, भले कि दो एलिमेंट का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, शून्य के इक्वल है, बट भले कैसी है, शून्य भाजक रहित है। कैसी है, शून्य भाजक रहित है। तो उस केस में इधर AI माइनस AJ इक्वल टू 0 और X इक्वल टू 0। या तो भाई ये शून्य होगा या ये शून्य होगा, क्योंकि हम जानते हैं यदि वलय बेटा रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है, शून्य भाजकों से रहित है, तो यदि किन्हीं भी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट यदि शून्य है तो या तो A शून्य होता है या B शून्य होता है, ठीक है। तो या तो AI माइनस AJ शून्य होगा या X शून्य होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, यदि AI माइनस AJ शून्य हो गया, अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से, अच्छा हाँ, X यहाँ देखो पहले, X कैसा अवयव था, अशून्य, ये हम लेके चले थे, ध्यान है, X कैसा था, अशून्य। तो इसका मतलब X शून्य नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर क्या शून्य होगा, विच इंप्लाइज AI माइनस AJ इक्वल टू शून्य, क्योंकि X शून्य नहीं हो सकता, X कैन नॉट बी जीरो, X कैन नॉट बी जीरो, X शून्य नहीं हो सकता क्योंकि हमने कैसा लिया है, अशून्य लिया है। अब AI माइनस AJ शून्य हो गया, तो यहाँ से AI किसके इक्वल आ गया, AI आ गया AJ के इक्वल, ठीक है। इसका मीनिंग ये है कि AI और AJ आपस में समान है, बट आप ये देखो जितने भी AI हैं और जितने भी AJ हैं, अब AI कोई सा भी सपोज AI ये है, AJ ये है, आप देख सकते हो A1 और A3 या A1 और A2 सब कैसे हैं, अलग अलग है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इनमें से कोई समान हो जाए, क्योंकि हम ये तो पहले मान चुके हैं कि ये सभी एलिमेंट कैसे हैं, अलग अलग हैं, और कुल कितने हैं, n, ठीक है। तो इनमें से कोई भी समान नहीं हो सकता, ना तो A1 A2 के समान है, ना ही A1 A3 के समान है, और ना ही A2 जो आगे एलिमेंट आएगा A4 उसके समान है। कोई भी किसी भी एलिमेंट के इक्वल नहीं है इनमें से, ठीक है। तो फिर ये कैसे इक्वल हो गए, AI इक्वल टू AJ, तो ये भी संभव नहीं है। तो यहाँ क्या निकल के आता है, यहाँ निकल के आता है विरोधाभास, तो जो कि एक विरोधाभास है, ठीक है। विरोधाभास को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या निकल के आ गया, ये एक विरोध उत्पन्न हुआ है, किस वाली बात का, कि भाई आप तो बोलते थे कि n अलग अलग अवयव है, ये तो आप समान लेके आ रहे हो AI इक्वल टू AJ, हमें इनके बारे में नहीं पता बेटा कि ये कैसे है, समान या असमान, बट इनके बारे में तो हमें अच्छे से पता है, क्योंकि हमने खुद माने हैं कि n अलग अलग अवयव है। जब ये n अलग अलग है तो फिर ये समान कैसे आ गए, समान नहीं आ सकते, ठीक है। I का मान जैसे यहाँ 1 लेते हैं या 2 लेते हैं, J का मान, तो A1 और A2 समान नहीं है अपने केस में। I का मान 3 ले लो, J का मान 7 ले लो, तो A1 और A7 भी समान नहीं है। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो ये संभव नहीं है। तो क्या निकल के आ गया, जो कि एक विरोधाभास है। अच्छा, ये विरोध कब आया, ये कॉन्ट्राडिक्शन कब निकल के आया, जब हमने ऐसा माना, क्या माना कि इनमें से कोई दो समान है। यदि हम ऐसा मानते हैं तब ये विरोध निकल के आता है। तो इस विरोध को रोकने के लिए, इस ये ना आए, इसको हटाने के लिए हमारी मान्यता को बदलना होगा। कौन सी मान्यता, कि कोई दो अवयव समान है, ऐसी मान्यता। ये हमारी जो मान्यता है इसको यहाँ से बदलना होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कि सभी एलिमेंट कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो लिखते हैं आगे, अतः हमारी मान्यता, अब हाइपोथेसिस हमारी मान्यता, ठीक है, गलत है। कौन सी मान्यता, कि दो अवयव समान होंगे, तब A1.x, A2.x, A3.x, AN.x सभी R के अलग अलग अवयव है, ठीक है।
सभी क्या हो गए, आर के अलग अलग अवयव हो गए। सबके समझ में आ गई बात, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ ये उठता है, अच्छा कुल कितने अवयव है बताओ ये, 1 2 3 4 n, ये कुल कितने अवयव है n, ठीक है। अब ध्यान देना, ये भी तो आर के अवयव थे ये वाले, ये किसके थे, ये भी आर के अवयव थे, ये कितने हैं, ये भी तो n है, a1 a2 a3 an, और हमने तो मानी है क्योंकि भले हमको कैसी दी थी, परिमित दी थी, फाइनाइट दी थी, तो यहाँ भी तो n एलिमेंट है। तो अब आप कहोगे सर n तो ये एलिमेंट हो गए और n ये एलिमेंट हो गए, तो ये तो n प्लस n 2n हो गए, बट ऐसा नहीं है, हमने n माने हैं तो रहेंगे तो n, तो फिर ये अलग से क्यों हो गए, तो ये क्या होंगे वो देखना एक बार, कि हमने n एलिमेंट माने थे, a1 a2 a3 an, ठीक है, ये n एलिमेंट थे, तो इन्हीं में से ये एलिमेंट होंगे, ये हमने सिद्ध किया है। कैसे, मैं समझा देता हूं अभी। मेरा कहने का मतलब ये है, अच्छा ये x सफिक्स में नहीं है, ऐसे है, ठीक है। ये a1 a2 a3 an, देखो हमने भले में n अवयव माने हैं, ना तो n से कम हो सकते हैं ना ही n से ज्यादा हो सकते हैं। सपोज n का मान 10 है तो 10 अवयव ही माने हैं 10 से कम नहीं होंगे, 10 से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। तो अब ये बताओ, ये a1 a2 a3 n तो एलिमेंट हो गए, तो ये वाले n कौन से एलिमेंट है, तो ये इन्हीं में से कोई ना कोई होंगे। सपोज मैं मानता हूँ एग्जाम्पल के लिए, वैसे भले में ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये वाला सेट में ये एलिमेंट है, ठीक है। सपोज हम 5 तक लेके चलते हैं कि n की वैल्यू 5 है, ठीक है, 5, तो फिर ये सेट क्या होगा, ये सेट इसी के इक्वल होगा, बट हो सकता है कि इनका सीक्वेंस चेंज हो जाए, इनका जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाए, हो सकता है कि ऐसा हो 3 4 5 2 1, ये ऐसा हो सकता है, हो सकता है ऐसा हो 4 5 3 2 1, हो सकता है ऐसा हो 5 4 3 2 1। तो कहने का मेरा मतलब है सेट वही है, लेकिन उनके लिखने का तरीका है ना वो बदल गया है। पहले एलिमेंट सिंगल a1 a2 a3 n के फॉर्म में थे, अब उन्हीं एलिमेंट को हमने उसी में से एक एलिमेंट x को लेकर जो कि अशून्य था, उन सब के साथ मल्टीप्लाई किया, और ये सब इन्हीं में से कोई ना कोई आए हैं, अलग से कोई नहीं आए, ठीक है ना। तो ऐसा कोई ना कोई अलग अरेंजमेंट होगा, तो कोई ये ना समझे कि ये तो 2n एलिमेंट हो गए कि a1.x इनमें कहीं मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल इनमें से कहीं ना कहीं तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो सबके समझ में आ गई वाली बात। तो इस तरीके से हमने जो क्या किया है, हमने R के जो एलिमेंट थे a1 a2 a3 an, उनका एक अलग तरीके से एक्सप्रेशन लिखा है कि भाई ये इस फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि a1 का यही वाला फॉर्म होगा a1 into x, हो सकता है a1 into x इनमें से कोई ना कोई हो, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने समूह देखा था, समूह वाले एग्जांपल में हमने एक एग्जांपल बताया था 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा वाला, ठीक है, बताया था। संक्रिया थी मल्टीप्लिकेशन, ये भी पता होगा आपको, ठीक है। अब इसमें से कोई एक अवयव चुनते हैं अपने मन से, सपोज हमने x ले लिया, कितना आयोटा ले लिया, कितना ले लिया आयोटा। अब हम क्या करते हैं, सबका कराते हैं इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, और एक नया सेट बनाते हैं। तो करते हैं, चलो कितना आता है, एक नया सेट सपोज a बनाते हैं, ठीक है, और सबसे होगा मल्टीप्लाई। सपोज ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है और ये a4 है। a1 का मान 1 है, a2 का मान -1 है, a3 का मान आयोटा है, a4 की वैल्यू माइनस आयोटा है, और हमने x लिया है इनमें से कोई ना कोई आयोटा कितना है a3, ठीक है। अब इस आयोटा का इनसे करें मल्टीप्लाई, मतलब क्या बोलना चाहते हैं अपन, क्या बताना चाहते हैं, a1 इंटू एक्स मतलब आयोटा, a2 इंटू एक्स मतलब a2 इंटू आयोटा, a3 इंटू आयोटा एंड a4 इंटू आयोटा, ऐसा कुछ करना अपन चाहते हैं। तो देखें ध्यान से, a1, अच्छा a1 की वैल्यू कितनी है भाई, a1 की वैल्यू है 1, तो 1 इंटू आयोटा कितना होगा आयोटा, a2 की वैल्यू है -1, तो -1 इंटू आयोटा कितना होगा माइनस आयोटा, a3 की वैल्यू है आयोटा, तो आयोटा इंटू आयोटा कितना हो गया -1, a4 की वैल्यू है माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा इंटू आयोटा कितना हो गया +1, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आप देखना क्या a और g अलग अलग हो गए क्या,
ना, ए और जी अलग अलग नहीं है, एक ही है, लेकिन जो ए है ना वो जी के इन्हीं अवयवों का कोई ना कोई अरेंजमेंट है। कैसे है, आयोटा पहले यहाँ पे था, आयोटा यहाँ हो गया। अच्छा मैं यदि इसको लिखूं तो ये देखो A1 A2 A3 A4 था, अब ये क्या हो गया, ये हो गया A3 A4 A2 और A1, तो अलग अलग आ गया ना अरेंजमेंट, है तो एक ही चीज। अब ऐसा तो नहीं है ना कि अभी आपको यहाँ दिख रहे हैं अलग, यहाँ अलग, तो 4 तो ये हो गए, 4 ये हो गए, कुल 8 हो गए, 8 नहीं हुए, ये 4 वही है, आप देख सकते हो, बट कोई अलग अरेंजमेंट आ गया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये जो एलिमेंट है वो अलग नहीं है, वो उनका कोई ना कोई अलग अरेंजमेंट है, ठीक है। हाँ ये कंफर्म है कि यदि कोई एलिमेंट आर का होगा तो उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना, जैसा कि मैं आगे बताने वाला हूँ आपको, देखना। चूंकि प्रमेय को आगे करते हैं अपन, चूंकि x आर का अशून्य अवयव है, अब ध्यान देना, इसका लिखने का मीनिंग क्या था मैं आपको बता दूं कि कोई एलिमेंट वलय का होगा तो उस एलिमेंट को हम इस फॉर्म में लिख पाएंगे। कौन सा फॉर्म, कि एक अवयव इसमें से कोई, मतलब जैसे सपोज जैसे एल आर का अवयव है, किसका है, आर का, तो एल को अपन लिख सकते हैं इस फॉर्म में। अब इनमें से कौन सा होगा ये नहीं पता, तो सपोज जो पहले ये वाले एलिमेंट है उनमें से एक मान लिया, सपोज ए आई, क्या मान लिया, ए आई इंटू क्या, एक्स, तो इस फॉर्म में एल को लिखा जाएगा। एल क्या, यदि एम यदि आर में है तो इसको भी लिखा जाएगा इसी फॉर्म में, इसी फॉर्म में। कैसे, कि पहले तो इसका कोई एलिमेंट ले लो, आपको पता है ये फॉर्मेट कैसा है कि इनमें से कोई अवयव इंटू एक्स, इनमें से कोई अवयव इंटू एक्स, ठीक है। सपोज एम के लिए जो इनमें से जो एलिमेंट है सपोज वो है ए लैम्डा, ठीक है, इंटू एक्स, तो एस लिख दिया। अच्छा यदि कोई सपोज स्मॉल भी हो आर में तो इसको भी लिख सकते हैं इसी फॉर्म में। इस फॉर्म का मतलब कि इनमें से कोई एलिमेंट, ठीक है, ले लीजिए सपोज क्या ले लें, सपोज ए एल्फा, ठीक है, ए अल्फा, इनमें से कोई ना कोई हो सकता है, वो A1 हो सकता है A2 हो सकता है A3 हो सकता है AN हो, ठीक है, इंटू एक्स। तो आपको इंटू एक्स तो सब में ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हो जो ये वाले एलिमेंट है उन सब में क्या लगा है, इन वाले एलिमेंट के साथ इंटू एक्स लगा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक्स के एलिमेंट को लिख सकते हैं, तो ये वाली बात समझनी है। अब ऐसा क्यों बोला हमने, देखो एक्स भी किसका एलिमेंट है, आर का एलिमेंट है, x किसका है, r का एलिमेंट है, तो x को भी अपन इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसमें मतलब ऐसे एलिमेंट के फॉर्म में कि एक अवयव r का इंटू एक्स, ठीक है। सपोज जो एलिमेंट r का है उसको हम al मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, al, ठीक है, तो x इक्वल टू al इंटू एक्स, ठीक है, कितना हो गया, al इंटू एक्स, ठीक है। यहां al किसका एलिमेंट है, AL भले आर का एलिमेंट है, ठीक है, सबकी समझ में आ गया। तो हमने एक एलिमेंट ले लिया AL, जिसके लिए हम x को लिख रहे हैं AL इंटू एक्स के फॉर्म में। x अवयव आर का था, इसको भी लिख दिया इस फॉर्मेट में, ठीक है। क्योंकि वलय कैसी है, क्रम भिन्न वलय है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि वलय कैसी है, क्रम भिन्न में, ठीक है। तो x इक्वल टू AL इंटू एक्स इक्वल टू x इंटू AL, इसको नंबर 1 दे दिया। अब माना y r का कोई स्वेच्छ अवयव है, ठीक है, कैसा एलिमेंट है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, ठीक है। आपको ये याद होना चाहिए कि हम क्या प्रूफ करने वाले हैं। देखो एक बार वापस से, हमको प्रूफ क्या करना है कि वलय क्या बनाती है, एक फील्ड बनाती है, और फील्ड के लिए हमने बताई थी दो वाली बात, ये दोनों बात, कि आर इकाई सहित वलय बन जाए पहले तो, और दूसरा क्या है, आर के प्रत्येक अवयव अशून्य अवयव का प्रतिलोम अवयव आर में मिल जाए। तो अभी हम इस वाली बात को बताने वाले हैं, ठीक है। होती तीन बातें हैं कि वलय क्रम में हो, बस वो दे रखा है तो उसको नहीं बताएंगे अपन। तो इकाई सहित वलय मतलब आर में इकाई अवयव होना चाहिए, ये पहले बताने वाले हैं हम, ठीक है। तो कैसे बताएंगे देखना, उसके लिए हमने वाई वलय का कोई स्वेच्छ अवयव लिया है, ठीक है। कौन, बाई। देखो ध्यान से, अब जब बाई आर का अवयव है तो कोई एलिमेंट यदि आर का होता है
तो उसको हम लिखते हैं इस फॉर्म में, ठीक है ना। उनका लिखने का जो तरीका है, एक्सप्रेस करने का जो तरीका है, वो इस फॉर्मेट में है। कैसे कि एक अवयव इसमें से लिया, सपोज जो इसका एलिमेंट है वो हमने ले लिया am, क्या ले लिया am, इनटू कितना x, बन गया ये वाला फॉर्मेट, ठीक है। am इंटू एक्स, यहाँ am किसका एलिमेंट है r का, ठीक है, तो लिख दिया am बिलोंग्स टू r। अच्छा भले क्रमिक में है तो इसको हम x इंटू am भी लिख सकते हैं, समझ में आगे बात। अब ये बाई लिया क्यों, तो ध्यान देना एक बार, समझना, मैं बताता हूँ आपको। अभी हम लेके चलते हैं नाउ ये y, ये वाला और ये वाला al, जो al है ना, ये हम लेके चलते हैं और क्या निकल के आता है वो देखते हैं, और फिर उससे क्या प्राप्त होगा वो भी देखेंगे। फिर आपको समझ में आएगा हमने ये क्यों लिया है, ये क्यों लिए हैं, ठीक है। y इंटू al अपन लेके चलते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो y इंटू al को अपन लिख सकते हैं al इंटू वाई, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, क्योंकि भले कैसे क्रम भिन्न में है। अब ध्यान देना, यहां से y का मान रख देते हैं अपन, y का मान कितना है, देखो यहां से x इंटू am, कितना y का मान x इंटू am, रख दिया x इंटू am, ठीक है। यहां से लगा देते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो al इंटू एक्स इंटू am लगा दिया, al इंटू एक्स इंटू am। अब al इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है अपने पास, al इंटू एक्स की वैल्यू यहां से कितनी वैल्यू देखो, al इंटू एक्स की x, ठीक है, तो ये x आ जाएगा यहाँ पे, तो x इंटू am आ गया, x इंटू am, ठीक है। अब x इंटू am की वैल्यू कितनी है अपने पास, यहाँ से देखो x इंटू am कितनी वैल्यू है y, तो ये आ गया अगेन y, समझ में आ गया। क्या किया देखो, y इंटू al लिया हमने, ये वाला al जो इसमें यूज किया था, क्यों लिया बताऊंगा अभी। al इंटू y लिख दिया क्योंकि भले क्रम में है, कोई दिक्कत नहीं है। y की वैल्यू रख दी यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से x इंटू am, ठीक है, ये वाली वैल्यू y के इक्वल है, दोनों इक्वल है y के, x इंटू am, यहाँ से साचर ने लगाया तो al इंटू एक्स इंटू am, और al इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है x, तो यहाँ रख दी, और x इंटू am अगेन यहाँ से बाई यहाँ रख दी, ठीक है। तो क्या से तो हो गया y इंटू al इज इक्वल टू al इंटू वाई इज इक्वल टू बाई। तो मैं यहाँ इसको लिखता हूँ, क्या प्रूफ हो गया, अतः या मैं लिखूँ विच इम्प्लाइज, क्या प्रूफ हो गया, al इंटू बाई, y इंटू al इज इक्वल टू बाई। इसको अपन लिखते हैं कुछ ऐसे कि पहले ये लिख दो y इंटू al इज इक्वल टू बाई लिख दो, और उसके बाद ये लिख दो al इंटू बाई। और इसको देखो ध्यान से बेटा, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है ये, कि बाई जो कि बले का स्वेच्छ अवयव था, उस बाई की संक्रिया कौन सी, मल्टीप्लीकेशन। यदि हम al से कराते हैं, किससे, al से, ठीक है, al किसका अवयव है, r का अवयव है ये वाला। यदि r के al अवयव से कराते हैं तो हमें बाई मिलता है, चाहे राइट से कराएं चाहे लेफ्ट से कराएं, चाहे राइट से चाहे लेफ्ट से। अच्छा बाई कैसा है, स्विच, कैसा है बेटा, स्विच। तो यहाँ स्विच का मतलब अपनी इच्छा कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो सबके लिए बात सत्य होती है। ध्यान देना, जो बात स्वेच्छ अवयव पे लागू होती है वो बात सेट के सभी एलिमेंट पे लागू होती है, ठीक है। तो यदि y पे ये बात लागू है तो जितने भी एलिमेंट है y, कहाँ से, रिंग में से, कि y किसका एलिमेंट, r का, तो फॉर ऑल y, जितने भी y के एलिमेंट है उन सब के लिए ये वाली बात लागू होगी। मतलब y की जगह दिया z होता, कितना होता z, तो z इंटू al इज इक्वल टू z इक्वल टू al इंटू z होता, ये ठीक है। यदि z की जगह सपोज होता अल्फा, तो कितना होता, अल्फा इंटू al इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू al इंटू अल्फा। तो जो भी एलिमेंट r का होगा उस सब के लिए ये वाली बात सत्य होगी। अब ये नियम क्या है, देखो ध्यान से, कि किसी भी एलिमेंट की संक्रिया, क्या कहता है नियम, किसी भी एलिमेंट की संक्रिया यदि इस अवयव से कराते हैं, कौन सा अवयव है, al, संक्रिया कौन सी है, मल्टीप्लिकेशन, तो वापस से वही अवयव आता है, राइट से और लेफ्ट से, दोनों तरफ से, ठीक है ना, वापस से वही एलिमेंट निकल के आता है, ये वाली बात है। तो इसमें करना क्या है, देखो ध्यान से, y इंटू al, ठीक है। अब y कब आएगा,
संक्रिया मल्टीप्लिकेशन, तो AL का मान ऐसा क्या हो जाएगी y आ जाए, तो ये पता है कि AL का मान 1 होना चाहिए तभी y आएगा, तो y इंटू 1 तभी तो y आएगा। समझ में आ गई बात? तो AL की वैल्यू 1 होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो सिद्ध ये हो गया कि जो AL है वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए क्या है, तत्समक अवयव है, क्योंकि ये तत्समक नियम को दर्शा रहा है, ये तत्समक नियम को बता रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि क्या प्रूफ हो गया यहाँ से, अतः गुणन संक्रिया के लिए R के प्रत्येक गुणन संक्रिया के लिए R में तत्समक अवयव, तत्समक कौन सा था, देखो यहाँ पे AL था, ये वाला तत्समक अवयव AL, और इसका मान कितना होगा 1, तत्समक अवयव AL इक्वल टू 1 का अस्तित्व है, ठीक है ना। अर्थात जो 1 है वो किस में आ गया, R में आ गया, ठीक है, किस में आ गया, R में। 1 क्यों आ गया, फिर 1 किसके इक्वल हो गया, AL के, और AL किस में था, पहले से R में था, तो R में आ गया ना। तो इससे कैसे हो गया, वलय इकाई सहित वलय है, वलय इकाई सहित वलय है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट से दोगे। अब सेकंड बताना है अशून्य अवयव का इनवर्स एलिमेंट। देखो ध्यान से, चूंकि अभी सिद्ध किया है कि 1 किसका हो गया, R का हो गया, अभी भी सिद्ध किया यहाँ पर 1 किसका हो गया, R का हो गया। यदि 1 R का एलिमेंट है और हमें पता है कि R के एलिमेंट को लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में, तो यहाँ पे 1 को भी लिख सकते हैं उसी फॉर्मेट में, तो लिख दिया हमने। तब 1 इज इक्वल टू क्या ले बताओ, एक लेना है इस सेट का एलिमेंट, इसमें से कोई, ठीक है, इनटू x। तो यहाँ देखो AL यूज किया है, यहाँ AM यूज किया है, और वहां कोई अलग यूज करेंगे, आपकी बुक में AK यूज किया है, AK चाहो तो अलग ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो AK इंटू x, ठीक है, 1 को लिख दिया AK इंटू x, और वलय कैसे क्रम में है, तो x इंटू AK। अब यहाँ AK किसका एलिमेंट है, R का एलिमेंट है, ठीक है। इसको अपन लिख सकते हैं कैसे, इसको अपन लिख सकते हैं ऐसे, x इंटू AK, पहले ये लिख दिया, ठीक है, x इंटू AK ये वाला इज इक्वल टू 1 लिख दिया, इज इक्वल टू AK इंटू x लिख दिया, ठीक है। x इंटू AK इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू AK इंटू x, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, क्या प्रूफ हो गया ये, ध्यान देना एक बार। x कैसा अवयव था, पीछे आ जाओ, x कैसा अवयव था, देखो x कैसा था, R का स्वेच्छ अशून्य अवयव, और स्वेच्छ भी था, मेन बात है अशून्य था। तो अशून्य अवयव की संक्रिया यदि हम R के एक ही अवयव से कराते हैं, R के एक ही अवयव से कराते हैं, किसकी संक्रिया, x की संक्रिया, कौन सी है, मल्टीप्लिकेशन। तो x का यदि AK से कराते हैं गुणनफल, तो कितना निकल के आता है, आइडेंटी 1 की संक्रिया का है ये, मल्टीप्लिकेशन का, चाहे राइट से हो चाहे लेफ्ट से हो, कैसे भी कराए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x का प्रतिलोम कौन हो गया, AK हो गया, AK है जो किसमें उपस्थित है, R में, जो R में विद्यमान है। अब एक बात आप बताएं कि यदि x का इनवर्स एलिमेंट AK जो R में विद्यमान हो गया, बट x कैसा था, अशून्य था, और x स्वेच्छ था, तो स्वेच्छ के लिए जो बात सत्य होती है वो R के सभी एलिमेंट्स पे लागू होती है। सबके समझ में आ रहा है। तो यदि x पे लागू हो रही है तो R की जितनी भी अशून्य अवयव है सब पे लागू होगी, क्योंकि x क्या था, स्वेच्छ था। अतः R के सभी अशून्य अवयव का प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम, कौन सा प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम R में विद्यमान होगा, ठीक है। तो कैसे हो गया कि भले कैसे होगी, पहली बात दो, और प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम R में हो गया, तो कैसे हो गया, R प्लस डॉट एक क्षेत्र है,
ठीक है, सबके समझ में आ गई बात? ठीक है, तो हमने प्रूफ किया कि जो फील्ड है वो क्या बनाता है, एक क्षेत्र बनाता है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ किया था, सॉरी क्या प्रूफ थे, वापस देखेंगे देखो, कि शून्य के भाजकों से रहित परिमित क्रममीन में वलय क्या होती है, क्षेत्र होती है। ये हमने प्रूफ किया था। तो हमने क्या माना कि एक वलय है, वलय कैसी है, परिमित है, क्रममीन में है, शून्य के भाजक रहित है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि वलय क्या होगी, एक फील्ड होगी। इसके लिए हमें दिखाना होगा, क्योंकि वलय क्रममीन में पहले से ही थी तो वो भी दिखाना होता था, बट वो है तो वो नहीं दिखाना, इकाई सहित वलय हो ये दिखाना है। आर के प्रत्येक अवयव का शून्य अवयव, आर के प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम आर में दिखाना होगा। हमने आर माना a1 a2 a3 an परिमित वलय है जिसमें n अवयव माने, यह भी माना x आर का कोई स्वेच्छ अशून्य अवयव है, ये हमने माना था क्योंकि दिखाना था इसलिए। तब वलय की परिभाषा से ये सभी किसके अवयव होंगे, आर के अवयव होंगे। तो आर के अवयव, ये सभी आर के अवयव हो गए थे। हमने बताया कि ये सभी अलग अलग है। कैसे बताया, इसका विपरीत मान लिया कि भाई दो, कोई दो क्या है, समान है। जब कोई दो समान है तो ऐसा कुछ हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। यहाँ से ये सिद्ध हो गया था, ठीक है, कि ए आई इंटू ए जे कितना आ गया, इंटू एक्स इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से हमने ए आई इक्वल टू ए जे को देखा, जो कि पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ए आई इक्वल टू ए जे कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि वो अलग अलग अवयव थे, जो कि एक विरोधाभास है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ये बताया कि ये सभी अवयव समान है, चाहे वो ऐसे लिख दे चाहे ऐसे, एक ही बात है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने x, चूंकि अवयव r का था तो जो अवयव r का होगा उसको लिख सकते हैं इस वाले फॉर्म में, चाहे वो ये वाला हो, कोई सा फॉर्म हो सकता है। ठीक है, इस फॉर्म में अपन लिख सकते हैं यदि अवयव किसका है, r का है तो x को भी लिख दिया, तो ये x भी r का अवयव था तो al इंटू एक्स यूज किया उसके लिए। ठीक है, x इंटू एल हो गया, भले क्रममीन में है, al r का अवयव हो गया। y माना स्वेच्छ अवयव। ठीक है, स्वेच्छ क्यों माना, क्योंकि यहाँ पे हमें बताना है आइडेंटिटी लॉ, तत्समक नियम। यहाँ पे y कुछ भी हो सकता था तो y को स्वेच्छ माना। y r का है तो लिख दिया इसी वाले फॉर्मेट में am इंटू एक्स, x इंटू am, ये लेके चले, सिद्ध हो गया। ये क्या है, आइडेंटिटी लॉ, कि y की संक्रिया यदि al से कराते हैं मल्टीप्लिकेशन तो वापस से y आता है, तो मतलब ये तो तत्समक नियम हो गया। बाद में क्या प्रूफ हुआ कि r में तत्समक का अस्तित्व हो गया, al इक्वल टू 1, हम जानते हैं कि तत्समक है तो 1 होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। उसके बाद चूंकि 1 r में आया, अभी 1 r में आ गया तो 1 को लिख दिया, जो अवयव r में आएगा उसको लिखेंगे, एक अवयव a1 a2 a3 में से होगा, एक इंटू एक्स हो जाएगा उसका, तो एक इंटू एक्स, एक किसका एलिमेंट r का, सिद्ध हो गया यहाँ से। और ये क्या दिखा रहा है आपको, ये दिखा रहा है अशून्य अवयव का इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, तो सबकी समझ में आ गया होगा, सब लोग वापस से देखना इसे, और कल हम 12 बजे मिलेंगे, इसके बाद 2-3 प्रमेय और उनको भी कराएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।